आज हम लोग फिजिक्स का लास्ट चैप्टर ले रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोगों ने लाइट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। निकाल लिए? कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हम लिए हैं। 15 वैसे प्रश्न हैं जो आपको फंसा सकते हैं बहुत आसान, लेकिन आप उसमें फंस सकते हैं वैसे प्रश्न। और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हमने लिए। पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन ये तो नहीं है, ये है। हाँ ठीक तो है, ये 2 नंबर है ना, 1 नंबर नहीं है। कोई बात नहीं, 1 नंबर आपके पास है ना। 1 नंबर क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। फ्यूज की बात कर रहा है क्वेश्चन। आपके पास 1 नंबर क्वेश्चन है ना। फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्यूज क्या है। फ्यूज सीसा और टीन का क्या है, मिश्रण। इसका गलनांक क्या होता है। जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक निम्न के उच्च। और यह अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। अधिकतम धारा से क्या देता है, सुरक्षा देता है। अधिकतम धारा से क्या देता है, सुरक्षा देता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है, बचाता है। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सर्किट को सीकेटी लिखते हैं, से बचाता है। और किसमें लगाया जाता है, लाइव में कि न्यूट्रल में। लाइव या फेज वायर में लगाते हैं, लाइव या फेज वायर में लगाते हैं। लाइव या फेज वायर में लगाते हैं, जल्दी लिख। लाइव या किस वायर में लगाते हैं, फेज वायर में। लाइव या किस में लगाते हैं, फेज वायर में। सीसा और टीन का क्या होता है, मिश्रण। गलनांक क्या होता है, निम्न। अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या करता है, बचाता है। लाइव और किस में लगाता है, फेज में। लिख लिए। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप पढ़िए। उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। चयन कह रहा है, तो बताओ ये अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है कि न्यूनतम से। एक सर्टेन मान से ज्यादा धारा होगा तब ना चलेगा। तो क्या कह रहा है, देखो, फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, सही कि गलत। अब फ्यूज हर जगह लगाया जाता है ना। अब फ्यूज के जगह पर क्या लगाया जाता है, एमसीबी। करंट के की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकता है, सही है। करंट की न्यूनतम सीमा होती है, यही तो गलत है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। न्यूनतम धारा की अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है, अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आकर्षण या विकर्षण का है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन बल दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल केवल केवल किसका बल है, आकर्षण बल। और विद्युतीय बल या चुंबकीय बल,
अब बताओ समान आवेश में क्या होता है? अरे प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। सही है। प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब नॉर्थ पोल में क्या होगा? विकर्षण। और नॉर्थ साउथ में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये आकर्षण तथा कौन बल है? विकर्षण का बल है। पहले तो ये लिख लो फिर बतियाते हैं। आकर्षण या विकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या चीज का बल है? आकर्षण बल। आप विद्युतीय या चुंबकीय बल, समान आवेश में विकर्षण या समान पोल में विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। लिखे? हो गया? अब एक चीज गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिशियन में जगह नहीं है, वहां लिखो ना रे। पिछला पन्ना में जगह है, वो खत्म हो गया। पीछे जगह है, वहां लिखो। अब देखो, एक होता है विद्युतीय बल, एक होता है दोस्त मेरे विद्युतीय बल। कौन बल होता है? विद्युतीय बल। एक होता है अस्थिर विद्युत बल। ये दोनों में अंतर जरूर समझिएगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं कि इसको हम समझा सके। एक होता है विद्युतीय बल और एक होता है क्या? अस्थिर विद्युत बल। अस्थिर विद्युत बल होता है, एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए या बाल में कंघी को रगड़ा जाए। कितना बार बताएं हम? स्थिर विद्युत बल होता है कौन बल? घर्षण बल। कौन बल? कैपेसिटर में भी अस्थिर विद्युत बल ही लगता है, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज अस्थिर होता है। अब विद्युतीय बल होता है जब प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और कहेगा बताइए कौन बल लगेगा, तो कहेंगे कौन बल? विद्युतीय बल। यहां एक और, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल भी कौन बल है? विद्युत बल के स्थिर विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। एनसीईआरटी में यह सवाल है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लो कि दोनों बल में क्या अंतर है। कहते हैं विद्युतीय बल होता है प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है कहीं से, तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा कौन बल होगा? विद्युतीय बल। और अस्थिर विद्युत बल होगा या तो घर्षण बल या कैपेसिटर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। जल्दी से लिख लो। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तब कौन बल लगेगा? विद्युतीय कि अस्थिर विद्युत? विद्युतीय बल। हो गया? अरे हुआ? विद्युतीय बल क्या होगा? एकदम आराम से चला। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन में लगने वाला बल कौन बल? विद्युतीय बल। कहीं भी अगर आवेश अस्थिर है तो कौन बल? स्थिर विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल? केवल आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल? केवल आकर्षण। लेकिन चुंबकीय बल और विद्युतीय बल में समान आवेश में आकर्षण विकर्षण और समान में आकर्षण। अरे नॉर्थ पोल में क्या होगा? नॉर्थ साउथ में प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होगा? आकर्षण। इसका मतलब विद्युतीय और चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों का बल है। और नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। केवल आकर्षण का बल है। सुमित कुमार गुप्ता है मतलब केवल गुप्ता है वो, बोलो दे। तो गुरुत्वाकर्षण है, इसका मतलब केवल आकर्षण। अब बताओ आंसर। दो वस्तुएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है। प्रतिकर्षण दो जगह हो सकता है, या तो चुंबकीय अन्यथा विद्युतीय। बता क्या होगा? घर्षण बल में केवल स्थिर विद्युत बल, केवल चुंबकीय बल के चुंबकीय बल स्थिर विद्युत बल दोनों में। चुंबकीय में भी विकर्षण प्रतिकर्षण या विकर्षण हो सकता है और स्थिर विद्युत बल में भी प्रतिकर्षण या विकर्षण। बताओ नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण की विकर्षण? आकर्षण। नॉर्थ पोल में विकर्षण।
अगर लेकिन आपको कह दे चुंबक की असली पहचान क्या है तो कहिएगा विकर्षण। लिख लीजिए चुंबक की असली पहचान, लिखेगा चुंबक की असली पहचान विकर्षण है। चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण है। बताओ चला, घर्षण बल को हम क्षयकारी बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? क्षयकारी। सही है। अच्छा बताओ, संपर्क बल भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि संपर्क में रह के ये बल लगता है, दो सतह आपस में संपर्क में रहेगा तब लगेगा। और आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल कहेगा तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों हो जाएगा। पढ़ें अगला प्रश्न, गौर फरमाइएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला, इस टाइप के ग्राफ में, इस टाइप का एनसीईआरटी में तीन गो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप खाली ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, और ये ग्राफ क्या है? सी है। और यहां मान लीजिए इंडिया है, और ये मान लीजिए क्या है? पाकिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा। हम बार बार कहते हैं, इस सवाल जब भी आए दिमाग में ये एडजस्ट करना है कि जो ग्राफ जिसकी ओर होगा, नोट करके लिख लो, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको सपोर्ट करेगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। जो ग्राफ जिसकी ओर होगा उसको क्या करेगा दोस्त मेरे? सपोर्ट करेगा। अब बताओ हमको, एक किसको सपोर्ट करेगा, इंडिया को कि पाकिस्तान को? इसका मतलब पाकिस्तान का विरोध करेगा, मतलब इसको नुकसान पहुंचाएगा। और सी जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और इंडिया का क्या करेगा? विरोध करेगा। बोलो डाउट है? तो एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा, ई लिख लिए, ई लिख लिए हो। अब एक बात बताइए कि अगर आपको ये दे दे, ये दूरी है और ये समय है, दूरी बटा समय चाल ना होता है, आपको दे दे ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको कह दे बताइए चाल जो है किसका ज्यादा किसका कमी? ग्राफ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक बात बताओ, ए किसको सपोर्ट करेगा? यानी ए में दूरी ज्यादा होगा। ए में दूरी ज्यादा कब होगा? ए जो है वो दूरी ज्यादा लेगा, इसको सपोर्ट करेगा, और समय कम लेगा। बोले वे नहीं करेगा। तो दूरी जब ज्यादा ले कम समय में, तो चाल ज्यादा की कम? तो बताओ ए की चाल ज्यादा की कम? ए दूरी ज्यादा ना ट्रेवल कर रहा है, और सी दूरी क्यों? क्योंकि ये दूरी से दूर है कि नजदीक है। तो दूरी जब ज्यादा ट्रेवल करेगा तो उसकी चाल ज्यादा होगी, उससे कम बी की और उससे कम सी की। अगर कह दे दूरी बताओ कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्या कहिएगा? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। कहेगा समय बताओ कौन ज्यादा लेगा? कौन ज्यादा लेगा? सी ज्यादा, बी उससे कम, ए सबसे कम। लिख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल। हमसे मोहब्बत करे। समझ में आया कि नहीं आया? चला तुम देखना, 10 दिन 10 कक्षा से तुमको कितना फायदा होगा। जब सवाल बनाओगे ना तब हम याद आएंगे। देखो अगला सवाल कितना आसानी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के। सब उल्टा पुल्टा, जहां जहां तुम 15 जगह फंसोगे वो सब करंट का हमने तुमको दिया है, कहीं तुमको फंसने नहीं देंगे। पढ़े बाबू रे। अगर हम तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं, जो ग्राफ आपका किसके किसके बीच है, जो क्वेश्चन है आपका,
धारा और वोल्टेज। यहां धारा है और यहां क्या है, वोल्टेज। ये क्या है दोस्त मेरे, धारा। ये क्या है, वोल्टेज। और ये R1 है कि R2? R1। ये क्या है, R2। ये क्या है, R2। बोलो हाँ। तो बताओ धारा का मान सबसे ज्यादा किस में होगा? हाँ, R1 में, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगा ना। R1 में उससे कम, R2 में उससे कम, R3। बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, धारा का मान R1 में ज्यादा है। धारा R1 ज्यादा नहीं है। अब उससे भी नहीं तो थोड़ा सा इसे समझ लो, ई R1 एकर सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? मान लो हम तो और विरोध करते हैं, हमार नाम है आर हमार नाम है प्रतिरोधी आदमी, विरोधी आदमी है। तो हम विरोधी आदमी से तुमको फायदा कब हो सकता है? जब हम कम हो जाएंगे कि हम ज्यादा हो जाएंगे? हम हैं विरोधी आदमी, मान लो हम अन्ना हजारे हैं और हम जो है अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते हैं, ठीक है? तो हमसे उनको फायदा कब पहुंचेगा? जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ई कह रहा है कि हम तो और सपोर्ट करेंगे। ये कहता रे बाबू, तोर नाम है प्रतिरोधी, तू है विरोधी, तू हमारा सपोर्ट तब करेगा जब तू कम हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब R1 सबसे कम होगा, उसके बाद R2 होगा और इसके बाद R3। अगर तोर सपोर्टर तोरा फायदा कब पहुंचाएगा? जब तू बढ़ेगा। अब विरोधी कब तोरा फायदा पहुंचाएगा? जब वो घटेगा। ई कह रहा है हम तोरा फायदा पहुंचाएंगे, कहता है जल्दी से तू घट जो, तू विरोधी है, तो नामे है प्रतिरोधी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है पक्का। वही अगर इस ग्राफ में आप चलते, इस ग्राफ में अगर आप चलते तो यहां क्या होता? ये दूरी है, इस समय है, तो भैया दूरी और वेग में बताओ सपोर्टिव नेचर है कि विरोधी नेचर है? जितना ज्यादा वेग उतना ज्यादा दूरी, जितना सपोर्टर बढ़ेगा उतना नेता बढ़ेगा। तो सपोर्टिव नेचर है, यानी ई जो है ए का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भैया एकर मान ज्यादा होगा तब ना नेताजी का मान ज्यादा होगा। बुझा रहा है? सपोर्टिव आदमी बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे, अब विरोधी आदमी घटेगा तब हम घटेंगे। आई जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है दोस्त मेरे, ये विरोधी है कि सपोर्टर है? धारा का विरोध करता है, तो विरोध करता है तो कहे तुम कम हो जाओ। बुझाता रहो, लिखो। पिछला वाला भी लिखना है क्या? पिछला वाला लिख लिए, इसको लिख। कितना बढ़िया टीचर है हमसे, देखो अभी, लेकिन तुरा एहसास नहीं होगा अभी तक। घर की मुर्गी दाल बराबर। पूछो उनसे जो हमें पाने के लिए तरसते हैं। उनसे क्या पूछते हो जिन्हें हम आसानी से मिल जाया करते हैं? चल लिख। हाँ चल लिख ना रे। अरे लिखा। भाई देखो चला, अब बताओ यहां। अरे लाइन काहे कट गया रे? एक मिनट चला, लाइनवा कट गलो रे। क्या हुआ है रे? लाइन कट गया जनरेटर? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इतना देर तक तो मामला नहीं गड़बड़ाता था। हेलो हेलो हेलो, अरे लाइन भाई आ जाओ। R1 करंट, करंट का नाम लिए देखो आ गया करंट ना। R1 का मान कम की ज्यादा, और उससे कम, सबसे कम R। कौन हो जाएगा आंसर? C फॉर कैट। R1 सबसे कम, R2 R3। अगला प्रश्न, ओम चचा का नियम। किसका नियम चला?
ओम का नियम देखो, हम हर वो बात तुमको बता रहे हैं चला जहां तुम फंस जाओगे। ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन ये ध्यान रखना नियत ताप पर। किस पर चला? और यहां से भी बराबर आई और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कहा जाएगा कांस्टेंट। एक तो ये बात, और दूसरा ओम के नियम का ग्राफ होता है ऐसा। तीसरा पॉइंट, यह अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है। अर्धचालक तथा विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू, अपघट्य पर, विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू नहीं होता। जल्दी लिख। अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू होता है क्या? नहीं होता है। ओम का नियम कहता है भी समानुपाती होगा आई के। कब? जब ताप क्या रहेगा? नियत। तेरे नैना। अरे हो गया। ओम का नियम भी समानुपाती आई कब? वही क्वेश्चन जहां है वहां लिखो ना। चला क्वेश्चन के पास भी तो गैप है, नहीं है? आप बताओ भी बराबर आई आर, समानुपाती हटाएंगे आर कांस्टेंट आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता है वोल्टेज और करंट का जो स्लोप है वो किसका मान देगा? रेजिस्टेंस का। वोल्टेज और करंट का बीच का जो स्लोप है वो किसका मान देगा? रेजिस्टेंस का। और अर्धचालक और विद्युत अपघट्य पर ओम का नियम लागू नहीं होता। ओम का नियम किस पर लागू होता है? चालक पर। किस पर लागू होता है? चालक। बाबू रे, सोना रे, वोल्टेज समानुपाती करंट नहीं बोलना। ओम का नियम भी बराबर आई आर भी नहीं बोलना। अब क्या बोलना? किस पर? क्या है किस पर? इसका एक और एग्जांपल है प्रतिबल, हुक का नियम। हुक का नियम पढ़े हो? लिखिए लो, सेम मामला है। हुक का नियम कहता है प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती, लेकिन प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर मतलब वह सीमा जहां पर खींचे तो पुनः अपने शेप में आ जाए। यहां से करोगे तो प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, ई इंटू विकृति आ जाता है। और ई जो है प्रत्यास्थता गुणांक है। ई क्या है दोस्त मेरे? प्रत्यास्थता गुणांक है। खाली प्रतिबल समानुपाती विकृति नहीं, प्रतिबल समानुपाती विकृति प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। हो गया? अरे हुआ। प्रतिबल हुक का नियम क्या कहता है? प्रतिबल समानुपाती विकृति प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। ओम का नियम क्या कहता है? वोल्टेज समानुपाती करंट नियत ताप पर। ताप की दाब, ताप दैट इज टेम्परेचर। आंसर बता इसका। अब आंसर बता दो इसका आंसर क्या हो जाए। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर वोल्टेज समानुपाती करंट। यहां दे दिया है नियत दाब पर, भी उल्टा दे दिया है। यहां भी उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। और यहां नियत स्थिति पर दे दिया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? नियत ताप पर। अब आ जाओ इधर। श्रेणी समानांतर जानते हो? एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है क्या? समानांतर क्रम। अब ध्यान देना, इसमें जो होता है ये श्रेणी क्रम और समानांतर, ये श्रेणी क्रम और क्या? समानांतर क्रम हो। ये R1 और ये क्या? R2। समानांतर में ये हो गया दोस्त मेरे, अगर R1, ये R1 और ये क्या? R2। ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ R टोटल इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। यहां R टोटल बराबर होता है 1/R टोटल बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से एलसीएम वगैरह लेके R टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस
R2 बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसमें चला ध्यान रखना, श्रेणी में धारा समान होता है, वोल्टेज क्या होता है अलग। इसमें ध्यान रखना दोस्त मेरे, समानांतर में हमेशा वोल्टेज समान, वोल्टेज रुक जा अभी लिखना नहीं, समझ लो पहले, वोल्टेज समान और धारा अलग होता है। रुक जा, अगर मान लो इसको हम लोग 2 ओम मानते हैं, इसको हम लोग 2 ओम मानते हैं, इसको कितना ओम मानते हैं, 3 ओम। बोलो हाँ। तो यहां से 2 प्लस 3 बराबर कितना ओम, 5 ओम। यहां अगर इसको हम 2 ओम मानते हैं और यहां इसको हम 3 ओम मानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 बटा 2 प्लस 3 बराबर 1.2। देखो 3 दूनी 6 बटा 5, 1.2 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो 2 और 3 से ज्यादा है कि कम है। यानी यहां समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य जो है प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम 2 और 3 में कौन है, 3 की 2। समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम। यहां समतुल्य प्रतिरोध कितना है, देखो न्यूनतम प्रतिरोध कितना है, 2, और समतुल्य कितना आया, 1.2। तो न्यूनतम 2 है, उससे भी कम आया, तो हम कह सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होगा। अरे बोलो, यहां समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से क्या होता है, न्यूनतम होता है। बढ़िया से समझ चला, एकदम आराम से। देखो रुक जा, रुक रुक रुक, आराम से लिखना। श्रेणी क्रम में धारा समान, वोल्टेज अलग। इसका उल्टा देखो तो इसमें हो रहा है, यहां धारा समान है, यहां धारा अलग अलग, यहां वोल्टेज समान है, यहां वोल्टेज अलग। आप एक ही चीज याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, पैरेलल में वोल्टेज समान, तो धारा क्या हो जाएगा, अलग अलग। श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी में, वो महत्तम आया 5 आया, तो महत्तम से महत्तम की न्यूनतम से न्यूनतम। इसी को नेट रेजिस्टेंस या टोटल को नेट रेजिस्टेंस या निब्बल प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको। यहां समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम आया है कि महत्तम से महत्तम आया है। इसको लिख लो जल्दी से, अब फिर चलते हैं हम सवाल पर, जल्दी लिख। पीडीएफ कहां मिलेगा, सामने जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मिल जाएगा। अरे भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग और डीजल का कोर्स अभी हम भी पढ़ाएंगे आपको, एकदम टेंशन न लें। अभी जो टीचर का अपलोड हुआ है वो आपको दिए हैं तत्काल के लिए, उसको हम भी पढ़ाएंगे। हो गया, अरे हुआ। ऊपर करें, हो गया। अरे हुआ हो। समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान, समानांतर में वोल्टेज समान। पढ़े,
समानांतर में वोल्टेज क्या समान, धारा अलग अलग। न्यूनतम से न्यूनतम की महत्तम से महत्तम, न्यूनतम श्रेणी में महत्तम से महत्तम। पढ़े। अब बताओ चला आंसर। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समानांतर कौन सा, ए की बी की सी की डी? सही चुन रहा है डी नंबर। समानांतर परिपथ में निब्बल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा, सही है, कम होता है ना समानांतर में। अब बताओ, कहते हैं उत्पन्न ऊष्मा, H का मान जानते हो आप? H का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, या भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या भी आई टी, या P इंटू टी। P क्या है रे? पावर। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। T क्या है? समय। R क्या है? प्रतिरोध। अब बताओ क्या दिया है? 100 ओम के एक प्रतिरोध, R का मान दे दिया। यहां 15 मिनट दिया है, इसीलिए इस सवाल दिए हैं। ये जो फॉर्मूला यहां लगेगा तो सेकंड में ना बदलना होगा, तो कितना से गुना करना होगा? 60 से। आई 5 एम्पियर आई दे दिया है, तो आई आर टी दे दिया है, प्रवाहित ऊष्मा मांग रहा था। पहला वाला फॉर्मूला लगा दें, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर कितना? अरे आई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इंटू आर, आर का मान कितना? 100, इंटू टाइम का मान 15 की 15 गुना 60, 15 गुना 60। तुझे ढूंढते हैं। अब यहां से भी आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन तेज बच्चा होगा तो पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा बताओ? बताओ जल्दी से। यहां से हम H बराबर देख रहे हैं 10 टू दी पावर समथिंग के टर्म में है, तो इसका मतलब सब जीरो को अलग कर लो। 25 25 ना, यहां कितना है? 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, कै गो जीरो हो गया? 3 गो जीरो, यानी 25 गुना 15 गुना 6 गुना 10 टू दी पावर 2 1 3। बोले रे, आप बताओ क्या करोगे? 25 छक्के कितना? 150। तो भैया H बराबर 25 छक्का कितना? 150 के 15 ले लें, आई फिर 15 ले लें, आई 10 टू दी पावर 1 जीरो देके 4 कर दें। अरे 25 छक्के 150, 150 के 15 लिए 1 जीरो एकरा दे दिया, 4 हो गया। अब 15 15 225 हमारा दिख रहा है। H बराबर 225 गुना 10 टू दी पावर 4, लेकिन 10 पावर 4 में कहीं आंसर है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 गो जीरो, H बराबर यहां हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। अरे बोलो, आंसर बनाना पड़ेगा। वो जो सोचोगे हम गुना करके आंसर मार देंगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। 2 गो पॉइंट इधर दिए हैं, तो 2 गो जीरो एक बढ़ा देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। है ना बढ़िया क्वेश्चन? तुझे ढूंढती हैं। एगो लड़का लिखता है, गुरुजी इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, एक दिन भी आपके बिना मन नहीं लगता है। तेरा मजाक लग रहा है? 4 दिन हम तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, तुरा लगेगा कुछ हरा गया है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, छोटा चोर को तो भारी लग रहे होंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा देखो कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। गुना करके जो सोचेगा 2 गुना 3 गुना 5 करके आप मार देंगे, 5 या 15 दूनी 30 जूल, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक। घर्षण गुणांक का नाम सुना है? अरे घर्षण गुणांक सुना है? अरे बोलो ना रे। घर्षण गुणांक जो है, देखो हम कुछ कुछ स्थिरांक आपको बताते हैं। घर्षण गुणांक ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है? छोटा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा। आपेक्षिक अपवर्तनांक बताए थे, बताओ। आपेक्षिक अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा भी होता है और 1 से क्या होता है?
छोटा। ये परावैद्युत स्थिरांक कुचालकता को बताता है। किसको बताता है? कुचालकता को। अब परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से अधिक होता है। यही तो 2-3 गो है जो तोरा पूछता है। हो गया? अरे हुआ रे। आंसर क्या मारोगे? अरे परावैद्युत स्थिरांक का मान एक से क्या होता है? अधिक। अब परावैद्युत स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? कुचालकता पे। यानी कुचालकता जितना ज्यादा होगा परावैद्युत स्थिरांक उतना ज्यादा हो। अगला कौन बीच में सर कर रहा है? नहीं लिख पाया क्या? आज चोटक कितना स्लो लिखता है रे दूल्हा बाबू। पढ़े। एंड द नेक्स्ट वन इज, दो प्रतिरोध R1 R2 विद्युतीय स्रोत से समानांतर में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? आई देखो, एगो प्रतिरोध R1 है, एगो प्रतिरोध क्या है? R2 है। समानांतर में मान लो कोई स्रोत है, एक से जुड़ल है, एक बैटरी है उससे जुड़ल है। R1 का मान R2 का 4 गुना है। अगर R1 का मान R2 का अगर x है तो कितना गुना है? R1 का मान R2 का कितना है? तो ये अगर x होगा तो कितना गुना होगा? 4x। R1 कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो R1 का प्रतिरोध ज्यादा है कि कम? आप प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। तो 4 गुना प्रतिरोध ज्यादा है, 1/4 धारा कम हो जाएगा। क्योंकि भैया I बराबर V बटा R, यहां R की जगह 4R दे दोगे, 4 गुना कर दोगे तो भैया ये भी ना 1/4 हो जाएगा। और देखो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, प्रतिरोध दुगुना तो धारा आधा, प्रतिरोध 8 गुना धारा 1/8। बोलो। तब प्रतिरोध कह रहा है कि यदि R1 R2 R1 का मान R2 से 4 गुना है, ये R1 का जो मान है इससे 4 गुना है, तो ये x है तो कितना गुना? 4x। तो भैया अगर प्रतिरोध तो कह रहा है R1 कितना विद्युत धारा, तो R1 कहेगा तो ये 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 4 गुना प्रतिरोध तो 1/4 धारा, 4 गुना प्रतिरोध तो 1/4 धारा। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आए रे, मार दें आंसर। है ना स्मार्ट क्वेश्चन? अगला प्रश्न, ढूंढती 1.5 महीना लिए हैं चला कंप्लीट सजाने के लिए, ताकि तुरा हर क्वेश्चन पे लगे वाह क्या बात। और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। अगला बता, 12 ओम प्रतिरोध के तांबे के तार को वृत्ताकार मोड़ में, तो बताओ R समानुपाती कितना होता है? L। इसको वृत्ता 12 ओम का एक तार है, कितना ओम का तार है? ये चला आप टेस्ट में भी हम इसको बताए थे। ये 12 ओम का है, 2 भाग में बांट दिया। किन्हीं 2 व्यास्तः सम्मुख बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध, इसको चला बना दिया वृत्त। अब कह रहा है व्यास के सम्मुख, तो ये बताओ 12 ओम है तो 6 ओम ही 6 ओम हो जाएगा, क्योंकि R समानुपाती L। तो बताओ यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 ना। अरे पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जो तेज बच्चा होगा ना वो सॉल्व नहीं करेगा, उसको पता है कि 6 ओम से कम होगा कि ज्यादा होगा। समतुल्य दोनों न्यूनतम से न्यूनतम, 6 से कम होगा कि ज्यादा? तो 6 से कम एक को ऑप्शन है, देखो कौन आंसर मार के निकल लेगा। बोलो। आज भूसकोलवा होगा वो कहेगा 6 गुना 6 बटा 6 प्लस 6, 36 बटा 18, 12 तिया कितना? 36। बढ़िया हो रे, अरे बढ़िया हो रे, बना दोगे? 6 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम कि ज्यादा? क्लियर है? बोलो ना रे।
अगला सवाल पे हम लोग चलेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। 7 क्वेश्चन और बचा है जिसको हम लोग करेंगे कल। और अभी आप 3 गो है, तब कहल छोड़ेंगे। 1 मिनट सर रुकिए, जाइए खत्म करते। 100 वाट विभवांतर किसी चालक 6 एम्पियर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च की गई, तो बना दोगे P बराबर V² बाय R। एगो क्या होता है फॉर्मूला VI, एगो फॉर्मूला होता है I²R। कौन वाला लगाओगे बताओ? वोल्टेज दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो क्या मारोगे बताओ? VI मार दें। अब तू कहोगे इस सवाल काहे दिया रे मास्टर? इसलिए दिए हैं क्योंकि सवाल खूब पूछता है, तो हमारे नोट से लड़ना भी तो खूब चाहिए। ये फिक्स क्वेश्चन है, तब ना कहेगा अरे झा सर वाला वो पूछा था, नहीं तो कहेगा अरे वो सब जो करवा रहा था फेज 1 फेज 2 ओकरा से देखो था ये नहीं था, हमरा पता ही पूछवे करेगा। हम अपना तनी फेरिया लेके चलते हैं भाई। क्या पढ़ियो रे? अगला 1 मिनट 20 सेकंड है। देखो टाइम को एकदम बढ़िया से पुट करना, किलोवाट बढ़िया से करना। 1 मिनट 20 सेकंड बोले तो 60 और 20 कितना? 80 सेकंड। 60 किलो जूल क्यों दिया हुआ है? 60 किलो जूल बोले तो 60 गुना 1000 जूल हो जाएगा। तो शक्ति ज्ञात कीजिए, बताओ क्या होगा? उष्मा दे दिया है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या निकालना है? शक्ति। कार्य का मान कितना है? 60 गुना 10⁻³ 1000 को आप बटा समय लिखेंगे 80। अब सॉल्व करो, कितना आता है? कितना आता है रे? 750 वाट। अरे बोलो आंसर। खाली ध्यान ये रखना कि यहां मिनट सेकंड को मिनट सेकंड में बदल देना है, यहां जूल किलो जूल को किस में बदल देना? जूल में। अरे बढ़िया हो रे, लास्ट है। एक इलेक्ट्रिक ओवन ही तो बना देगा, बता दिए थोड़ा। 2500 वाट द्वारा 5 घंटे उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितना होगा? बनेगा? बताओ कितना होगा? सबको गुना कर दो। टाइम घंटा में रहने देते हैं इस फॉर्मूला में कि मिनट सेकंड में? इस फॉर्मूले में हमेशा टाइम किस में रहेगा? घंटा में। तो बताओ बटा 1000 कर दो। 2020 गिल लो। 25 पंचा 125, 125 बटा 10 12.5। क्या रे? 12 देखो यहां भी जूल है। 12.5 जूल की 12.5 किलोवाट आवर। अरे दोस्त मेरे यूनिट ना है रे, उपयोग की जाने वाली ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग यहां जूल में लिखेंगे कि किलोवाट आवर में? तो देखो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, क्या मारिएगा? ए की बी की सी की डी। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। खत्म। अरे बोलो खत्म। दैट्स द एंडिंग। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? केमिस्ट्री के कुछ अच्छे